अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज 3 टॉप स्टोरीज लेके आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूं खबर, वो है तेजस के हवाले से और कार्टून नेटवर्क के हवाले से। तेजस तैयारा, भारतीय तैयारा कैसे तबाह हुआ, ये आपको बताएंगे, और ये कार्टून नेटवर्क क्या है, ये स्टोरी के अंदर जानिएगा। बहुत बहुत ही दिलचस्प किस्म की स्टोरी है। अगली स्टोरी जो आपको बताने जा रहा हूं वो है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है कंप्लीटली अफगानिस्तान के मुतल्लिक, और एक इबरतनाक किस्म की पॉलिसी जो है ना अब बनाई है। ये क्या है, ये भी डिटेल से आप जानिएगा। और इसके बाद एक जो आपको स्टोरी बताएंगे, ऐसे लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने धोखा दे दिया है फ़लस्तीन को। अब फ़लस्तीन को और बाकी ममालिक को क्या धोखा दिया है, क्या वाकई जो स्टोरी जैसे लग रही है या वैसे ही है, ये कहानी कुछ और भी हो सकती है, ये भी डिटेल से जानिएगा आज ही के वीलॉग में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। और अब चलते हैं अपने डिटेल वीलॉग की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहली कहानी जो आपको बताने जा रहे हैं, जो स्टोरी है, जो खबर है हमारे पास, वो है जी तेजस समोसा के हवाले से। अब तेजस समोसा तो गया, तेजा तो गया जी। वो कहते हैं ना, ये तेजा तेजा क्या है तो जो तेजा तेजा है वो क्या से क्या हो गया है जी। अब हुआ ये जी कि एक अपना तैयारा आप जानते ही हैं, ये कल भी अपने एक वीलॉग में आपको बताया था कि ये कैसे इन्होंने बनाना शुरू किया था। 1985 से ये तैयारा बना रहे थे और कॉन्सेप्ट ये था मेड इन इंडिया के, इंडिया के अंदर हम इसे बनाएंगे, सब चीज़ें इसकी मीडिया इंडिया के अंदर से ही बनेगी। जिसमें उन्हें नाकामी हुई, वो नहीं बना पाए, फिर उन्होंने बाहर से इंजन और बाकी चीज़ें मंगवानी शुरू की और उसके बाद अपनी तरफ से एक तैयारा बनाया। लेकिन जब वो तैयारा बना के इन्होंने पेश किया अपनी फोर्सेस को, तो उनके एक दफ़ा कान खड़े हो गए कि ये क्या चीज़ है, ये तो हम नहीं उड़ा पाएंगे। प्रॉब्लम क्या था जी कि उनके पास बहुत पुराने जहाज़ मौजूद थे और अब उनका दिल था कि उन पुराने जहाज़ों को तब्दील किया जाए कुछ नए जहाज़ों से। अब नए जहाज़ों के लिए दो ऑप्शंस थे, एक बाहर से खरीदा जाए या अपना बनाया जाए। अब बाहर से खरीदें तो चीज़ महंगी पड़ती है, अपना बनाएं तो चीज़ सस्ती पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपना आप तब बना सकते हैं जब आप बनाने के काबिल हों, जब आपको बनाना आता हो। अब ये तो है नहीं कि आपने ख्वाब देखा और वो सिंपली आप जाके पूरा कर लेंगे। एक टेक्नोलॉजिकल काम था, बड़ा मुश्किल काम था। जहाज़ बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। बहरहाल जी, भारतीयों ने ये फैसला किया और उसके बाद जब ये तैयारे इन्होंने हवाले किए अपनी फोर्सेस के, तो फोर्सेस ने जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्ती ये तैयारे बस कबूल कर लिए या उनसे कबूल करवा लिए गए, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था जी कि मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, हम अपना तैयारा उड़ाएंगे जी। फॉर 4.5 ग्रेड का है ये, मतलब ये राफेल के इक्वल तैयारा है, GF-17 थंडर के इक्वल तैयारा है। तो ये अब उसकी ग्रेडिंग अपनी तरफ से कर रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या है जी? प्रॉब्लम ये है जी कि ये तैयारा इस काबिल नहीं निकला और ये 20 महीने में 2 जहाज गिर चुके हैं और अभी तक टोटल जो इनके जहाज इन्होंने बनाए हैं, जो टोटल अब तक जब से ये बनाना इन्होंने शुरू किया है, तब से लेके अब तक ये सिर्फ 40 जहाज बना चुके हैं। उस 40 जहाज को बनाने में 2 जहाज सिर्फ गिरे हैं। अब कल मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, तब एक तौजीह पेश कर रहे थे, बड़े मजे की जी। उन्होंने तौजीह क्या पेश की? उन्होंने जी ये कहा कि F-35 भी तो गिरते हैं। अब F-35 बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा है और ये एक स्टेल्थ फाइटर है जो कि अमेरिकन है। कि वो गिर गया तो, या वो भी तो इतने गिर चुके हैं अब तक, तो अगर हमारे सिर्फ 2 गिर गए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। और भाई को मतलब बेवकूफ हो, क्या सोचते हो तुम, पीते क्या हो ये तो हमें पता है, लेकिन ये सोचते किस तरह से हो ये मैं अभी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई F-35 दुनिया में कितने मुल्क उड़ा रहे हैं और कितने उड़ रहे हैं, जरा उनकी गिनती करो। वो सैकड़ों के अंदर हैं, वो मतलब इतनी बड़ी तादाद में उड़ रहे हैं और तुम्हारे टोटल बने ही 40 हैं। और दूसरी बात, गिरने के लिए उड़ना जरूरी होता है, जो कभी उड़ा ही नहीं वो गिरेगा क्या? जब जब तुमने उड़ाया तब तब वो गिर गया। तो ये हालात हुए आपके साथ। अब जो एयर शो था दुबई में, वो बेसिकली एक मार्केटिंग टैक्टिक्स भी आप इस चीज को कह सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ सोशल गैदरिंग्स करते हैं, हम इंसान जो होते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो पता चलता है कौन इंसान क्या करता है। और अगर एक दूसरे को कोई काम आ सकता है तो हम इसे वो कहते हैं कि सोशलाइजिंग के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन गया और उसके बाद वो ताल्लुक बाज़-औक़ात मेटलिस्टिक हो के, या आप ये कह सकते हैं कि कारोबारी सतह पे जा सकता है, या किसी को किसी भी सूरत में हेल्प आउट कर सकता है। तो यही चीज एयर शो के अंदर भी आप समझे कि पूरी दुनिया की मशीनरी वहां पे आती है, तमाम ममालिक अपने बेहतरीन इक्विपमेंट वहां पे लेके आते हैं और वो एक तरह से मार्केट बन जाती है। लोग एक दूसरे का इक्विपमेंट जब देखते हैं तो उसे इंप्रेस होंगे, उसे देखेंगे और जिसको जो जरूरत है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाएगा और उससे वो बात करेगा कि भाई हम कल को इसे मैच्योर करके ये चीज आपसे खरीद सकते हैं। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट होता है। कहा सिर्फ ये जाता है कि एयर शो दिखाने के लिए खूबसूरती है और एक इवेंट क्रिएट होता है, एक मेला होता है, लेकिन इसका एक दूसरा मकसद यह भी होता है कि मार्केटिंग भी एक तरह से हो रही होती है। तो ये तेजस जो था, इसकी एक तरह से ये मार्केटिंग वहां पे कर रहे थे। और ये सिंदूर जो पाकिस्तान ने बेवा किया था, उसके बाद इन्होंने एक प्रोजेक्शन शुरू की थी जाली किस्म की कि हमें इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, कि हमें हमसे ये लोग खरीदना चाहते हैं तेजस। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था जी कि
अपनी आवाम को तो झूठ बोल के आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी आवाम जो बाकी दुनिया है उन्हें तो आपको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना। अब वो प्रैक्टिकल करने के चक्कर में अपना जहाज गिरवा बैठे। अब इशू ये हुआ जी कि JF-17 थंडर ने वहां परफॉर्म किया तो इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया कि आपने परफॉर्म करके दिखाना है, परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या हुआ जी आपके सामने है कि आपने अपना एक पायलट भी गवा दिया जिसकी जान जाने का यकीनन हमें भी दुख है। एक यंग पायलट था और उसकी फैमिली होगी, हमारी हमदर्दियां उसकी फैमिली के साथ हैं, लेकिन उसका कातिल नरेंद्र मोदी है जिसने अपनी फोर्सेस को इस हद तक प्रेशर दिया कि भाई तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और वही हुआ कि जब उनसे जबरदस्ती करवाया गया तो सेम वही रिजल्ट हुआ जैसे आपने जबरदस्ती हमला करवाया था अपनी फोर्सेस से मई के अंदर। तो जो उनका हशर हुआ था वही हशर आपने अपना जो जहाज तेजस है उसका करवा लिया। अब हालात ये हैं कि तेजस को दो चटनियां, मतलब तेजस को समोसा बोलते हैं हम लोग, अगर आप तेजस समोसे को अब दो चटनियां फ्री भी साथ करके बेचोगे तो किसी ने आपसे नहीं लेना, ये डब्बे में ही जाएगा। तो बेसिकली इशू क्या हुआ, आप अगर उसकी फुटेज देखें तो वो पुल अप नहीं कर पाया। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो जहाज की एक मैनूवरिंग होती है, उस मैनूवरिंग के अंदर आपकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको नीचे से, जिसे कहते हैं ना, खींच रही होती है कि ऊपर से आप स्पीड से आ रहे होते हैं। और उसने मैनूवर करके सिर्फ पुल अप करके अपनी, जिसे कहते हैं ना, नोज अप करके उसने निकलना था और वहां पे कोई टेक्निकल एरर आया। जितने भी एनालिस्टों को मैंने देखा या सुना, तमाम का यही कंसेंसस है कि वो जहाज उठ नहीं पाया और पुल अप नहीं कर पाया। अब उसके पीछे रीजंस दो ही हो सकती हैं, या पायलट एरर हो सकता है या दूसरी साइड पे एरर हो सकता है आपका टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल एरर की साइड पे मामला ज्यादा जाते हुए महसूस हो रहे हैं। और अब इशू यह है कि इंडिया को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अब कार्टून नेटवर्क मैंने आपको कहा था, तो कार्टून नेटवर्क कौन है जी? जनरल बख्शी है, आप जानते ही हैं, वो भीगे होंठ तेरे जिसके मुंह से रालें टपकती रहती हैं। दूसरा जनाब वो तेजाब गोस्वामी, जो अर्नाब गोस्वामी साहब हैं, इंतहाई कोई बेहुदा किस्म का आदमी है, बदतमीज आदमी है। जिस तरह वो पाकिस्तानियों से मुखातिब होता है, मैं तो कभी गलती से अगर उसके आमने सामने हुआ तो मेरी तो शायद लिटरली उस बंदे के साथ गालम गलोच हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा बंदा, जी आप वो जानते ही हैं, गोबर आर्या साहब, जो ये जो मेजर गौरव आर्या सो कॉल्ड जो उनके कहें, वो एक जहर आलूद किस्म के आदमी हैं। हर वक्त पाकिस्तान के मुतालिक बकवास करते हैं, उनके वर्ड्स आप सुन लें तो ब्लड खौल जाता है किसी भी पाकिस्तानी का। तो भाई ये अब लोग पूरी तरह से रॉ के कहने में आके अब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपना इस्तियारा गिरने को। एक बहाना ये बना रहे हैं, हादसा तो हो जाते हैं, और दूसरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला जाए भी तो पायलट एरर वाली साइड पे जाए, या किसी सूरत इस साइड पे ना जाए कि टेक्निकल एरर था, क्योंकि फिर तेजा साहब तो फारिग हो जाएंगे। आपको मालूम नहीं, तेजस साहब फारिग हो चुके हैं। तो तेजस जो जहाज आपने बनाया था उसकी कहानी हुई है तमाम, और अब उसकी रेप्यूट को रिवाइव करने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बहरहाल लगे रहिए, अब आपका काम है, जो आपका दिल करता है आप करें। हमारा काम था आपको पीटना, आगे आएंगे तो आगे फिर भी आप हमसे पिटते रहेंगे और हम आपको शौक से पीटते रहेंगे। अब जी अगली स्टोरी जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है वो तब्दील कर दी है। पॉलिसी जी बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान हो गया अब खामोश। आपने देखा होगा कि पहले मुआहदा हुआ, सॉरी मैं मुआहदा क्या गया, मुआहदा नहीं कह सकता, कि जब मुज़ाकरात हुए मुआहदे के लिए हो रहे थे, सबसे पहले कतर ने और टर्की ने इंटरवीन किया। उससे पहले पाकिस्तान अपने बिहाफ पे तो कर ही रहा था, चाइना इन्वॉल्व था लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर कतर और टर्की के इन्वॉल्व होने के बाद सबसे पहले जनाब दोहा में मुज़ाकरात हुए, उसमें कामयाबी नहीं हुई। अगला राउंड इस्तंबुल में हुआ, टर्की में हुआ। टर्की ने बहुत कोशिश की, सिंसियरली कोशिश की, लेकिन ये वहाँ पे भी मामला हल नहीं हो सके। एक टाइम ये आया कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो वापस चल पड़ा, फिर कॉल करके उन्हें बुलाया गया, और बड़े दिल से हमारे भाइयों ने, हमारे जो दोस्त ममालिक ने कोशिश की कि मामला टल जाए और अफगानिस्तान की चीज़ें सुधर जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुधरे और सिचुएशन यूं की तूं रही। ऑफ द रिकॉर्ड मानते रहे कि हाँ ये हमारे यहाँ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने कभी भी नहीं माना, और ये रिटर्न कुछ भी लिख के देने को तैयार नहीं थे। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज भी होती जाए। उसके साथ क्या हुआ जी फिर मामला आ गए जी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ईरान ने कहा कि हम ट्राई करते हैं। जब डेलीगेशंस वापस आ गए थे सारे, तो हमने ईरान को भी इनकार नहीं किया आप करें। रशिया ने ऑफर किया, वो शायद अभी भी कोशिशें कर रहे हों, लेकिन अब हो गई है एक मुकम्मल खामोशी। एक चीज़, एक पैटर्न आपने नोट किया होगा, जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये इशू शुरू हुआ है, ये लड़ाई हुई है, पाकिस्तान ने जाके वहाँ पे अटैक किया है एंड इन्हें सबक सिखाया है इनफैक्ट अंदर जाके, तब से लेके अब तक जो फ्रीक्वेंसी थी दहशतगर्दी की वो बहुत कम हो गई है। जिस तरह से पहले हमले हो रहे थे अब उस तरह से हमले नहीं हो रहे। इक्का दुक्का वाकयात जरूर हुए, इस्लामाबाद तक के अंदर भी हुआ, लेकिन वो जो एक फ्रीक्वेंसी पहले चल रही थी कि रोज के बिहाफ में हमारे जवान शहीद हो रहे थे, सिविलियन हमारे शहीद हो रहे थे, वो मामलात काफी हद तक कम होते हुए नजर आए। अब सिचुएशन ये है जी कि पाकिस्तान का ये सिंपल सा फैसला है कि एक तो बॉर्डर बंद, तिजारत नहीं करनी है, जिसकी ये जवाब में क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन दूसरा है कि अगर पाकिस्तान पे अगर हमला होता है या कोई भी
टेररिस्ट अटैक होता है जिसके ताने बाने अंदर से मिलेंगे अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान अंदर जाके मारेगा, जहां से अटैक होगा वहां पे मारेगा। अफगानिस्तान एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान काबुल और कंधार जो है उसे अटैक कर सकता है या टारगेट कर सकता है, और पाकिस्तान ने बड़े प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए सिर्फ उन जगहों के ऊपर जाकर जहां पर दहशतगर्द छुपे हुए थे, और ये अफगानिस्तान को पता था, टीटीए को पता था ये कहां पे हैं। बहरहाल जब उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, तो एक तो वो इस चीज से घबरा गए, दूसरा फिर ये कि उनके अंदाजे में ये नहीं था कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर एरियाज को क्रॉस करके यहां तक जाएगा। उनका ख्याल था ज्यादातर बॉर्डर एरियाज के करीब करीब अगर कुछ है तो हो जाएगा, पाकिस्तान अंदर नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी वो तमाम मिथ जो थी वो उसे खत्म कर दिया और पाकिस्तान ने एक सबक सिखा दिया, तो उसके बाद वो थोड़ा सा डर भी गए। अब उनकी सिचुएशन ये है कि वो भी इस जंग को नहीं चाहते, बट प्रॉब्लम क्या है, दूसरे पे एक शैतान बैठा है जिसका नाम भारत है, और उसका काम है उकसाना। अब वो कोशिश कर रहा है उन्हें उकसाने की, इनफैक्ट उनका बेड़ा गर्क करवा रहा है कि भाई तिजारत बंद करता है पाकिस्तान तुमसे, कर दे कोई इशू नहीं, हम तुमसे चीजें ले लेंगे। लेंगे कैसे? एयरलिफ्ट करवाएंगे, मतलब जहाजों से जाएंगी। एक बात याद रखिएगा, तिजारत तब तक फिजिबल है, मुमकिन है, जब तक उसकी कॉस्ट कम है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप किसी चीज में ऐड करते हैं ना, कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के जो पैसे हैं वो अगर ज्यादा हो जाएंगे तो चीज की कीमत में इजाफा हो जाएगा। और ये पता लगे कि एक जगह में एक चीज, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक सेब बिक रहा है और एक सेब अफगानिस्तान से आ रहा है, और अफगानिस्तान से आने वाला जो सेब है वो बहुत महंगा हो और पाकिस्तान में मिलने वाला सेब बहुत सस्ता हो, तो लोग अफगानिस्तान का सेब क्यों लेंगे? वजह है कॉस्ट का बढ़ जाना। कि अगर ये कॉस्ट, वैसे ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पाकिस्तान में कम है, बॉर्डर्स मिलते हैं, तो इसलिए चीज महंगी नहीं होती। लेकिन जब एयरलिफ्ट करके आप दुगनी तिगनी कीमत पे जाएंगे भारत में, तो भारत में ये चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि वहां की आवाम खरीद नहीं सकेगी। तो ये सिर्फ एक दिया हुआ, जिसे कहते हैं ना, एक वो लॉलीपॉप है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, अदरवाइज ये कोई प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता। ये अफगानिस्तान भी जानता है, ये भारत भी जानता है, ये सिर्फ पाकिस्तान को दिखाने के लिए, ये चिढ़ाने के लिए हरकतें कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी बैठ के हंस रहा है कि ठीक है कर लो, देखते हैं तुम कब तक इस चीज को करते हो। लेकिन पाकिस्तान ने सिचुएशन क्लियर कर दी अफगानिस्तान को कि अगर आपकी तरफ से कोई हरकत हुई तो आपको बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप ये देख लें कि जब पाकिस्तान ने अटैक किया, एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, तो पूरी दुनिया में किसी ने भी बाहर आके ये नहीं कहा कि पाकिस्तान गलत कर रहा है या ज्यादती कर रहा है। इस चीज का अंदाजा अफगानिस्तान को भी है कि अफगानिस्तान के साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि लोग अफगानिस्तान की हरकतों को जानते हैं। तो ये है। और एक सिचुएशन और भी कह रहे हैं रजीम चेंज के हवाले से भी, कि तालिबान को खतरा है कि शायद उनकी रजीम चेंज ना हो जाए। पाकिस्तान के वाले भी सोचते हैं कि पाकिस्तान कहीं वो रजीम चेंज करवा ना दे। इस चीज पर भी जरा खामोशी है, कोई किसी कहते हैं ना, कुछ सबूत नहीं है हमारे पास कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी बड़ी मानी खेज है कि अगर जो तुम करोगे उसका दुगना तिगना जवाब तुम्हें अंदर बैठ के मिलेगा। इसीलिए ये जो कुछ आपको फिलहाल थोड़ा सा सुकून नजर आ रहा है, इसकी रीजन एक बहुत बड़ी ये भी है। और आपको ये भी बताते जाएं कि अपनी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो टिका के धुलाई कर रही हैं इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर। अब हो क्या रहा है कि सिर्फ अगर मैं आपको कल की डेट में बताऊं तो 3 कमांडर और 30 दहशतगर्द सिर्फ केपीके के अंदर मारे गए हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की है, मुख्तलिफ जगहों पे ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, कहीं पे 17, कहीं पे मतलब 5, कहीं पे इस तरह से मुख्तलिफ नंबर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों के, कुल मिला के 30 बनते हैं, जिसके अंदर इनके जो 3 कमांडर जो हैं वो, बल्कि 3 कमांडर इनके अलग हैं, जो इनके बड़े कमांडर्स थे उन्हें भी यहाँ पे मारा गया, ये जहन्नुम वासिल किया गया। अब इनकी भी जो स्टिंग्स थी ना पीछे से, वो कमज़ोर हो गई हैं। जिस तरह से इन्हें मदद फराम की जा रही थी, असला आ रहा होगा और बहुत कुछ हो रहा होगा, अब वो भी ज़रा टूटा हुआ है, तो इनकी भी सही धुलाई और सफाई हो रही है। और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी इस गंद को हम पाकिस्तान से साफ कर देंगे और पाकिस्तान के अंदर अमन मुकम्मल तौर पे बहाल हो जाएगा। और आखिरी स्टोरी जो आपको बताने जा रहे हैं वो है जी, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे बिट्रे कर दिया गया है जी फ़लस्तीन को अमेरिका की जानिब से। अब ये फ्यूचर में चीज़ कंफर्म होगी, लेकिन मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ, 10 अक्टूबर को जंग बंदी का ऐलान होता है, मुआहदा होता है। और जंग बंदी भी क्या थी, वन साइडेड सब कुछ चल रहा था, इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही थी, एक मुआहदा हुआ, और उस मुआहदे के बाद से लेके अब तक कि मतलब ये जंग ख़त्म है, अब इसके अंदर कोई हमला नहीं होगा, तब से अब तक 330 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अब हमास बार बार कह रही है जो सालिस थे उन्हें कि फौरी तौर पे इंटरवीन करें और अंदर आएँ और इस चीज़ को रुकवाएं कि ये लोग बाज नहीं आ रहे जो इजरायली हैं। अब इन्होंने गज़ा में, रफ़ा में, खान यूनस में इन्होंने हमले किए हैं लेटेस्ट। ये तैयारे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बाउंड्री और बफर जोन की बात हुई थी, उसके लिए जो बाउंड्रीज़ का डिसाइड हुआ था कि बाउंड्रीज़ होंगी, उसकी भी वॉयलेशन कर रहा है इस वक्त इजराइल। समझें कि अगर यहाँ पे किसी चीज़ को रोकना था तो यहाँ की जगह यहाँ आके अब रोक रहे हैं उस चीज़ को, कि मतलब और भी हिस्सा अपने अंदर लेते जा रहे हैं। तो ये हरकत हो रही है। अब प्रॉब्लम यह है जी कि मुस्लिम ममालिक को, अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ेगा।
अमेरिका के कहने पे ये सब कुछ हुआ था। मुस्लिम ममालिक जो है उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की थी, पाकिस्तान समेत सब ने, कि किसी तरह से इस मामले को सेटल डाउन किया जाए। पहले से बेहतर शायद ज़रूर हो गया, लेकिन ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इसके लिए तवज्जो दरकार है। अमेरिका, आपको अगर क्लियर कट मैं बताऊं, या अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ब्लैकमेल भी होता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ एप्स्टीन फाइल में भी कहते हैं कि उसका नाम है, कुछ ऐसी फाइल्स हैं कि जिसके अंदर कुछ इंटरनेशनल लीडर्स के सीक्रेट्स हैं, और कहा जाता है कि वो भी जो जूइश हैं, या जो आप ये कह सकते हैं कि आपके इजरायली हैं, इनके पास वो मौजूद हैं। तो इसलिए बहुत खुल के बोलना इनके मुतल्लिक उन लोगों के लिए भी मुमकिन नहीं होता। और बड़े तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी इन्हें हटाने की या पीछे करने की, ये शटअप कॉल देने की कोशिश कर रहा था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था। लेकिन ये वो ढीठ हड्डी है जो इजराइल है, कि ये कहते हैं ना वो लातों का भूत है, ये बातों से मानने वाला है नहीं। अब सिचुएशन कहां जाके रुकती है ये देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द वहां पे अमन हो, और तमाम मुस्लिम ममालिक, जो 8 ममालिक थे जिसमें पाकिस्तान शामिल था, जिन्होंने कोशिश की थी इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इस मुआहदे के लिए, उन्हें चाहिए डायरेक्टली इंटरवीन करके फौरी तौर पे ये जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं मुआहदे की, इसे रुकवाएं। तो ये थे जी आज की पूरी सिचुएशन, जो डिटेल मेरे पास मौजूद थी मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आखिरी जुमला जो हमेशा बोलता होता हूं कि खालिस्तान को आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और ना ही भारत को भूलने देना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।